नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू में आप तमाम सुधी दर्शकों का स्वागत है। मैं शिवशंकर प्रसाद। आज हम देश के राजनीतिक हालात पर चर्चा करें। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि नई सरकार जब से बनी है तब से ये भाजपा के नेतृत्व में बनी एनडीए के सरकार सहज ढंग से काम नहीं कर पा रही। इस सहजता नहीं होने का कारण क्या है? क्योंकि ये सरकार 240 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और उनके जो सहयोगी दल है वो लगभग 52 सांसद ऐसे हैं कि जो इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं, चाहे अंदर से दे रहे हैं या बाहर से दे रहे हैं। और जब भी कभी कुछ मुद्दे ऐसे आते हैं जहां पर उनके राजनीतिक हित में दिक्कतें आती है तो सरकार को घेरने का भी काम करते हैं, सलाह देने का काम करते हैं। ऐसी परिस्थिति में बहुत से ऐसे देखिएगा बिल जो पार्लियामेंट में तो पेश हुआ लेकिन वो पारित नहीं हुआ, सरकार उसे वापस भी ले ली। इस असहजता को भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि कभी भी मोदी जी या अमित शाह जी, जो इनके बारे में कहा जाता है कि ये दो लोग ये सत्ता का संचालन कर रहे हैं, कभी भी गठबंधन के सरकार चलाने के आदी नहीं रहे, कभी भी ये दबाव में राजनीति नहीं की। परिणाम क्या हुआ कि अभी जो भी निर्णय ले रहे हैं उस निर्णय में उनको दिक्कत महसूस हो रही और इसी दिक्कत के कारण वह दूसरे पार्टी में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश में जो उनका सरकारी हथियार, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या और भी दूसरे तरह के जो हथियार है, उसका इस्तेमाल बखूबी करना चाहता। अब बिहार के राजनीति को ले लीजिए। चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के बेटे हैं और 5 सांसद जीतकर लोकसभा में गए। 5 में एक उनके रिश्तेदार हैं और एक खुद हैं और 3 लोग उनके पार्टी में। अब ये 3 लोग पर भारतीय जनता पार्टी ने डोरा डालना शुरू कर दिया कि उनको अपने खेमे में ले आए और इसकी भनक चिराग पासवान को हो गई। तो चिराग पासवान ने भी जो जातीय जनगणना जैसे मुद्दा था, जो वर्क बोर्ड का जो मुद्दा था, इन तमाम मुद्दों पर सरकार को नसीहत देना शुरू कर दिया या आंख दिखाना शुरू, क्योंकि उनको लगा कि अगर इस तरीके के चीज को नहीं करेंगे तो शायद उनकी पार्टी नहीं बच पाए। और इतना ही नहीं, उनके जो चिर प्रतिद्वंदी उनके चाचा जी हैं पशुपतिनाथ पारस, अमित शाह जी उनको चाय पर बुलाए और भारतीय जनता पार्टी में चाय पर बुलाने का मतलब क्या होता है ये सारे लोग जानते हैं। अभी हाल की घटना घटी कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ओर से सरकार की आलोचना करने लगे तो नीतीश कुमार जो उनके एक बड़े बैसाखी हैं, क्योंकि कहा जाता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार 2 बैसाखी पर यह सरकार चल रही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में पटना के सचिवालय में मुलाकात होती है। यह मुलाकात राजनीतिक हलकों में इतना ज्यादा चर्चित हो गया कि लगा कि अब सरकार इधर से उधर गई या उधर से इधर आई, ये मालूम है। जबकि सरकारी बयान है नीतीश कुमार जी का या तेजस्वी यादव जी का कि वो सूचना आयोग के नियुक्ति के लिए मीटिंग था, जिस नियुक्ति में सदन के नेता यानी कि मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता यानी कि तेजस्वी यादव का होना जरूरी रहता है, इसलिए मिले। लेकिन यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि उसी दरमियान भारतीय जनता पार्टी के राज्य इकाई ने अपने तमाम नेताओं को, तमाम एमएलए को निर्देश किए कि मुख्यालय में रहना है। ठीक उसके दूसरे दिन राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने अपने तमाम पदाधिकारी को, विधायक को और एमएलसी को और सांसद को पटना नहीं छोड़ने का निर्देश दिए, वो कहे पटना में जमे रहिए। तो आप राजनीतिक हलकों में यह परिस्थिति को देखिए। जो नीतीश कुमार अक्सर जाने जाते हैं, वैसे उनके बारे में कहा जाता है कि कब पलटी मार देंगे, कब पलटू राम हो जाएंगे, मालूम नहीं, लेकिन राजनीतिक हलके में इसका बहुत मायने मतलब रहता है। और इस मायने का मतलब है कि कभी भी बिहार के अंदर एक राजनीतिक भूचाल आ सकता है। अब आप गौर कीजिएगा कि जनता दल यूनाइटेड के लोग कहते हैं कि नीतीश जी अस्थायी हैं,
वो इधर से उधर नहीं होते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल उनके खेमे में आते हैं। यह भी बात सत्य है। तो ऐसी स्थिति में जो राजनीति के विश्लेषक हैं, वो राजनीति को पहली निगाह रखने की जरूरत है। और एक दूसरी तरफ आप देखिए कि महाराष्ट्र जो आर्थिक राजधानी, वहां के राजनीति किस तरीके से प्रभावित हो रहा कि जो सरकार अभी चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष वाली सरकार है, एक नाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वहां जो शरद पवार साहब हैं जिनको के राजनीति के चाणक्य कहा जाता है, यह बात सच है कि अमित शाह को भी राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, लेकिन शरद पवार के चाणक्य बुद्धि के सामने अभी हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहीं टिक नहीं पा रहा है। और वहां के उनके सहयोगी पार्टी में बड़े पैमाने पर भगदड़ मचा हुआ है, हलचल मचा हुआ। पिछले लोकसभा के चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। यहां तक कि अजित पवार जो उनके भतीजे हैं, उनकी पत्नी भी चुनाव नहीं जीत सकी। यहां तक कि अजित पवार जिस विधानसभा से अपने चुनाव लड़ते तो उस विधानसभा में भी उनको करा लिया। और तमाम सर्वे, तमाम चीज बतला रहा है कि महाराष्ट्र के जब आज चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल कहीं नहीं टिक पाएंगे। शरद पवार अपने चाणक्य नीति के तहत अपने जमीनी कार्यकर्ताओं के बल पर एक राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करने में सफल हो गए हैं। और अभी तत्कालिक जो सर्वे कर रहा है, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, जम्मू कश्मीर का हो, या कुछ दिन के बाद झारखंड के अंदर चुनाव होने हैं, इन चारों राज्य में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर ये चारों राज्य बहुत से राजनीतिक टीकाकार, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े शोधकर्ता, बड़े बड़े सर्वेकर्ता ये कहते हैं कि ये चुनाव 0-0 से भारतीय जनता पार्टी हारेगी, एक राज्य में भी उनका सरकार नहीं आने जा रहा। और अगर ऐसा हुआ तो क्या राजनीतिक हाल होगा देश का, ये हम और आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो ये तीसरी बार सत्ता में आए हैं, वह चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सदन के अंदर भी विपक्ष इतनी ताकतवर हो गई है कि अपनी बात पुरजोर तरीके से रख रही है और जन मुद्दे को लेकर एक आंदोलन की पृष्ठभूमि भी तैयार कर रही है। आगे आगे देखिए होता है क्या। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।